कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट? और जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री, राइट? जिसमें हम ढूंढ ढूंढ के टॉप एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, राइट? और उसी सीक्वेंस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पार्लियामेंट, राइट? इसका एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट? ये भी इसका फाइनल पार्ट नहीं है, अभी इसमें एक या दो पार्ट और भी आएंगे, राइट? और इसी का सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं, ओके? तो और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। तो और भी जो आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो और भी आपके फेलो एस्पिरेंट हैं, आप उनको भी शेयर करिए, राइट? ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके, ओके? सो शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन: द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके? Representation of states in council of state. Council of state means राज्यसभा, राइट? यहां राज्यसभा की बात हो रही है। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन इक्वल फॉर ऑल स्टेट, नो। रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, यस, बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। रेशियो ऑफ एरिया, नो। इंडिया में राज्यसभा ही नहीं, कोई भी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, एरिया के बेस पे सीटों का डिवीजन नहीं होता है। सीट्स आर नॉट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, राइट? हमेशा सीट्स कैसे एलोकेट की जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ देयर रेवेन्यू। तो ये तो खैर कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं कि तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। और इसमें सही क्या है? ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, राइट? So, representation of state in council of states is based on ratio of their population. जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसी स्टेट में, मतलब जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसी रेशियो में उसको लोकसभा की उतनी ही सीटें अलॉट की जाएंगी, राइट? जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है इंडिया में? यूपी, राइट? और यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31, राइट? सो इन यूपी वी हैव 31 सीट्स ऑफ राज्यसभा. So it's only because seats are allocated on the basis of the population of the state, right? अब जैसे पहला ऑप्शन है इक्वल फॉर ऑल स्टेट, अगर ये यूएसए होता, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर ये ऑप्शन सही होता, इक्वल फॉर ऑल स्टेट, राइट? जैसे हमारे वहां राज्यसभा है, उस तरीके से अमेरिका में जो अपर हाउस है वो क्या है? सेनेट, राइट? सेनेट। हमारे वहां जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरीके से अमेरिका में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उनकी पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, राइट? और जैसे हमारे वहां लोकसभा है, लोअर हाउस, उस तरीके से वहां पे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जैसे हमारे वहां राज्यसभा है, अपर हाउस, उस तरीके से अमेरिका में है, जो उनका अपर हाउस है उसे बोलते हैं सेनेट, ओके? सेनेट। और अगर ये क्वेश्चन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया होता तो ये पहला ऑप्शन सही होता, इक्वल फॉर ऑल स्टेट्स। जैसे अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स। और कितनी सीट्स हैं सेनेट में? 100, राइट? टोटल कितनी सीट्स हैं? 100 सीट। इट मींस व्हाट? एवरी स्टेट हैज 2 सीट्स इक्वल, चाहे वो स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, उसकी पॉपुलेशन अधिक हो या कम हो, हर स्टेट से 2 सीनेटर अमेरिका के सेनेट में है, राइट? सो अगर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्वल फॉर ऑल स्टेट। लेकिन इंडिया में ये इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राइट? ये इक्वलिटी के बेस पे नहीं है, ये इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मोर पॉपुलेशन, मोर नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, लेस पॉपुलेशन, लेस सीट्स ऑफ राज्यसभा, राइट?
सो ये, और इसीलिए हर स्टेट की सीट वेरी करती है. सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, आप क्वेश्चन देखिए, जस्ट अ सेकेंड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा. इनमें से करेक्ट अबाउट दी राज्यसभा, इनमें से राज्यसभा के बारे में क्या सही है. यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. ओके, और हमें यह देखना है कि इनमें से राज्यसभा के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है. ओके, देखते हैं. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है. ओके, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ये एक परमानेंट हाउस है. सो ऑप्शन 1 इज राइट. इट हैज द टर्म ऑफ 5 years. नो, रॉन्ग. इट हैज द टर्म ऑफ 6 years. 1/3 of its member retire every 2 years. ओके, बिल्कुल सही बात है. राइट. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज its members shall not be less than 25 years of age. ये भी गलत है. its member shall not be less than 30 years of age. राइट. तो यहां पे 2 स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, 1 and 3 आर राइट. ओके, ये दोनों सही है. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है. राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती. राइट. एक मेंबर का टेन्योर, राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 6 years. राइट. लोकसभा एमपी का टेन्योर कितना होता है? लोकसभा एमपी का टेन्योर होता है 5 years, राज्यसभा का 6 years. राइट. और 1/3 मेंबर, मतलब आउट ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा 1/3 मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years. राइट. 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं. और जैसे इस साल अगर राज्यसभा का कोई एमपी बना, राइट, जैसे ये चल रहा है 2025, ओके, +6, तो उसका रिटायरमेंट कब आ जाएगा? 2031. ओके, देन 2027 में जो बनेगा तो इसमें आप +2 ऐड कर लो. तो इस तरीके से 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं. ये 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड. बाकी सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट. सो हियर राइट ऑप्शन इज सी, 1 and 3. Okay, so right answer here is option C. Now next question on your screen is, consider the following statement: UTs are not represented in the Rajya Sabha. Utterly wrong. UTs are in fact represented in Rajya Sabha. Delhi क्या है? Delhi is UT. Yes. और दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स. देन पुडुचेरी इज ऑल्सो यूटी. कितनी सीट्स है राज्यसभा की? 1 सीट. देन जम्मू एंड कश्मीर, JNK, पहले यूटी नहीं था बट आफ्टर 2019 इट इज यूटी. और यहां पर राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 4 सीट्स. सो पहला स्टेटमेंट गलत है. यूटीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, इट्स रॉन्ग. यहां मैंने आपको बताया ये सभी यूटीज हैं और इनमें राज्यसभा की सीट है. हाँ, ये बात है कि केवल उन्हीं यूटीज में राज्यसभा की सीट्स हैं जहां पे उन यूटीज की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. राइट. एंड इट इज क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि राज्यसभा के एमपीज को कौन इलेक्ट करता है? हु आर द वोटर्स इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा? MLAs. राइट. तो जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है जिस यूटी में, वहां पे MLAs भी नहीं होंगे. ओके, सो उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में राज्यसभा की सीट्स हैं जहां जहां यूटीज, उन यूटीज में, सॉरी, राज्यसभा की सीट्स हैं जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं
जैसे कि ये तीन यूटीज, इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इनमें राज्यसभा की सीट्स भी है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इट इज, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। चीफ कमिश्नर, यहां पे शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था। यहां थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप इसको मान के चलिए, टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। इट इज रॉन्ग। इलेक्शन डिस्प्यूट जुडिशरी डिसाइड करती है, स्पेशली हाई कोर्ट। जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है, राइट, वो जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, वो हाई कोर्ट इलेक्शन डिस्प्यूट को डिसाइड करती है। उसके लिए इलेक्शन पिटीशन फाइल करना पड़ता है। सो इलेक्शन डिस्प्यूट आर नॉट डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। व्हाट अबाउट थ्री? Third one is, according to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Here again typing error. Lok Sabha and Rajya Sabha only. Basically क्या लिखा है? According to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and Rajya Sabha only. Wrong. According to the Constitution of India, under Article 79, what Article 79 says? Parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. So always remember, President is integral part of the Parliament, right? President के बिना Parliament incomplete है. He is the integral part of the Parliament. Parliament composed of President and Lok Sabha and Rajya Sabha, right? So तो यहां तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है. Yes, UTs are not represented Rajya Sabha. All the three statements are wrong. None of these. Which of these statements are correct? कोई भी correct नहीं है. So here D is the right option. Okay, D is the right option. ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, राइट? कैसे गलत है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस वन. द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय. ये तो अभी मैंने डिस्कस किया. द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको डिस्कस किया. The members of the Council of State are elected by members of the Legislative Assembly of State. Yes. Members of Legislative Council of State. No, Legislative Council का कोई रोल नहीं होता है और हर स्टेट में Legislative Council है भी नहीं. Members of both Legislative Assembly and Council. No. खैर हमें सही आंसर तो मिल ही गया. Option A is the right answer. Members of municipalities and Gram Panchayat. All other three options are wrong. एक ही इसमें से सही ऑप्शन है. मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट. आप सिंपली याद रखो, राज्यसभा के एमपी को कौन इलेक्ट करता है? एमएलएस ऑफ दैट स्टेट, राइट? तो जैसे अगर यूपी में राज्यसभा का इलेक्शन है तो यूपी के एमएलएस वहां पे वोटर होंगे. ओके, सो एमएलएस आर द वोटर इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा. ओनली एमएलएस. ओके, नाउ so here right answer is option A. Next question is, Rajya Sabha can be dissolved by. क्या पूछ रहा है? राज्य सभा कौन डिसॉल्व कर सकता है? कैन बी डिसॉल्व बाय नो वन. अभी हमने डिस्कस किया, इतनी देर तक मैंने समझाया. पहला क्वेश्चन ही शायद यही था कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती. सो नो वन कैन डिसॉल्व राज्यसभा. ओके, President, Prime Minister, Council of Minister, none of the above. None of the above. D is the right answer. कोई भी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता. It is a permanent house, permanent chamber. Okay. Next question is, the number of members nominated by the President in Rajya Sabha. Okay. Nominated by the President in Rajya Sabha 10, 15, 12, 20. Okay, let's discuss it. President के पास ये पावर होती है कि वो, here right answer is 12. 12 members को
नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी इन 12 मेंबर्स को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। दे आर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। सो राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है? टोटल मेंबरशिप अभी है राज्यसभा की एट प्रेजेंट 245, और 245 में से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। किसे नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट? ही कैन नॉमिनेट फ्रॉम 4 डिफरेंट फील्ड्स। ओके, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस एंड लिटरेचर, राइट। इन 4 फील्ड से जो मैंने यहां पे लिखा है, जिन्होंने इन फील्ड्स में रिमार्केबल काम किया हो, डिस्टिंग्विश्ड काम किया हो इन आर्ट, साइंस, सोशल साइंस एंड लिटरेचर, राइट। इन फील्ड से प्रेसिडेंट पूरे देश से, राइट, ऑफ कोर्स जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड काम किया हो तो डिस्टिंग्विश्ड काम किसी भी एरिया से आ सकता है, राइट। तो जिन्होंने इन 4 फील्ड्स में डिस्टिंग्विश्ड काम किया हो, ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है, 12 लोगों को प्रेसिडेंट डायरेक्टली राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। ओके, और यहां पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं, यहां पे जो आर्ट है, राइट, सोशल साइंस है, इनको बहुत ही लिबरली इंटरप्रेट किया गया है, राइट। मतलब आर्ट की जैसे आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर वाज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। एमसी मैरीकॉम नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। तो इस तरह के लोग नॉमिनेट होते हैं। अब ये तो पीटी उषा अभी इस समय राज्यसभा की मेंबर हैं। अब ऐसे आप देखो तो दे ऑल आर स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने अपना पूरा जीवन स्पोर्ट्स को दिया, सम और अदर स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, मैरी कॉम बॉक्सिंग। अब ऐसे देखो तो ये इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, ना आर्ट में, ना साइंस में, ना सोशल साइंस में, ना ही लिटरेचर में, राइट। बट आर्ट और सोशल साइंस इनको बहुत ही लिबरली इंटरप्रेट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इज एन आर्ट, स्पोर्ट्स भी एक तरीके का आर्ट है, राइट। और इसी तरीके से बहुत से आप पर्सनालिटीज आपको ऐसे दिखेंगी जो इन कैटेगरीज में नहीं आ रही हैं, लेकिन उनको या तो आर्ट में या सोशल साइंस में उनको कंसिडर किया जाता है, राइट। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही फील्ड के लोग आ जाते हैं। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने किसी भी फील्ड में रिमार्केबल काम किया है, अगर आप डिस्टिंग्विश्ड हैं, तो आपको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है, राइट। ऐसे 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन। ओके, क्वालिफिकेशन to become member of Rajya Sabha. Okay, qualification to become member of Rajya Sabha, and select the correct answer from the code given below. Okay, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3, और इसमें से बताना है कि राज्यसभा का एमपी बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए इनमें से क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट। करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन कौन सा, बेसिकली इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। शुड बी एटलीस्ट 30 इयर्स ऑफ एज, वेरी ट्रू, ये सही है। 30 साल का एज होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी है राज्यसभा के एमपी बनने के लिए? 30 इयर्स। फॉर लोकसभा इट्स 25 इयर्स, फॉर राज्यसभा इट्स 30 इयर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर on the list of voters in the state from which a candidate is to be elected. Okay, ये सही नहीं है, राइट। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? Should be registered as voter on the list of voters in the state from which the candidate is to be elected.
जिस स्टेट से आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हो उसी स्टेट में आपको वोटर होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। एक्चुअली पहले ऐसा था, पहले यही होता था कि जिस स्टेट से आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो, जिस स्टेट से आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसी स्टेट में आपको वोटर होना चाहिए। मतलब उस स्टेट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, राइट? बट अब ऐसा नहीं है। 2003 के बाद से ये सिनेरियो बदल गया, राइट? आफ्टर द केस ऑफ कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के बाद से ये सिनेरियो बदल गया। अब आप इंडिया में कहीं से भी वोटर हो और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट मींस किसी भी स्टेट से आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड एमपी फ्रॉम राज्यसभा। वो लोकसभा के एमपी नहीं थे, लोकसभा के वो एमपी कभी नहीं रहे, राइट? सिर्फ एक बार उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो भी जीत नहीं पाए, हार गए। तो वो हमेशा राज्यसभा के ही मेंबर रहे। और जब वो पीएम थे तो किस स्टेट से वो राज्यसभा के एमपी थे? असम से, राइट? वोटर कहां पे थे? दिल्ली में, राइट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आप कहीं से भी वोटर होकर किसी भी स्टेट से नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, ओके? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट। यस, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के एमपी के लिए भी सही है, राज्यसभा के एमपी के लिए भी सही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, राइट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब? मतलब आप गवर्नमेंट से 2 सैलरी नहीं ले सकते। तो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट एक्सचेकर से आपको अगर फायदा मिल रहा है, राइट, तो आप फिर साइमल्टेनियसली आप लोकसभा या राज्यसभा के एमपी नहीं। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन राज्यसभा ऑल्सो। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। So here B is the right option. 1 and 3 are correct. Okay. Here B is the right option. Okay. तो ये सारे ही स्टेटमेंट मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट? मैं भी इन्हें अभी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये सारे PYQs हैं यूपीएससी के या अलग अलग स्टेट पीएससी के। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। आजकल तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन तो कम ही आ रहे हैं। सो अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ा है तो दिस क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट टू। नाउ अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अच्छा, इसमें बताना है इनमें से एक करेक्ट नहीं है, राइट? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ओके, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाना हो, उसमें पार्लियामेंट की क्या पावर है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 सही है, कोई एक सही नहीं है, वो हमें निकालना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट आधा ही लिखा है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? राज्यसभा को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट टू मेक लॉ ऑन सच सब्जेक्ट, राइट? राज्यसभा को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, राइट? सो सच काइंड ऑफ सच रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा, राइट? राज्यसभा ऐसा रिजोल्यूशन पास करेगी तभी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। दिस इज ट्रू अंडर आर्टिकल 249, ये 249 में दिया हुआ है, राइट? देन सेकंड स्टेटमेंट, तो पहला तो सही है। सेकंड क्या है? A resolution has to be passed by Rajya Sabha by not less than 2/3 of the members present and voting, बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा में ऐसा कोई रिजोल्यूशन आया है कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास होना है, किन किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, तो ऐसा रिजोल्यूशन
राज्यसभा में कैसे पास होना चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। जितने राज्यसभा में मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, राइट, जितने प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 से ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखते हैं, द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी सही है। ये भी सी भी सही है, यस। ये किसी एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर राज्यसभा ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास करती है, ओके, कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के इन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, तो जरूरी नहीं को इंडिया में जितने स्टेट हैं सबके वो साइमल्टेनियसली सबके लिए पार्लियामेंट ही लॉ बनाए। वो किसी पर्टिकुलर 1, 2 या 3 स्टेट के लिए हो सकता है, डेफिनेटली, राइट। एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, या किन्हीं 2 या 3 स्टेट के लिए भी हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं को पूरे इंडिया के लिए एक साथ इस तरह का रिजोल्यूशन पास किया जाए। सो सी इज ऑल्सो ट्रू। तो एक ही बचा डी, यही गलत होगा, देखते हैं। Only the Rajya Sabha can make law with respect to matter in the state list in the, yes, ये this is not true। ये क्या कह रहा है कि only the Rajya Sabha can make laws with respect to a matter in the state list in the national interest। स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर केवल राज्यसभा के पास है। नो, ऐसा रिजोल्यूशन पास करने की पावर केवल राज्यसभा के पास है। दिस इज ट्रू, जो स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है, ए में लिखा है, राइट। मतलब पार्लियामेंट तब तक स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकती जब तक ऐसा रिजोल्यूशन राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास ना हो जाए, राइट। बट एक बार ऐसा रिजोल्यूशन पास हो गया, फिर तो उस पर लोकसभा भी लॉ बनाएगी और राज्यसभा भी लॉ बनाएगी, राइट। मतलब वो रिजोल्यूशन फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट गलत है कि केवल राज्यसभा ही लॉ बना सकती है। नो, ऐसा रिजोल्यूशन केवल राज्यसभा ही पास कर सकती है, बट एक बार पास कर दिया तो लॉ तो उसके बाद दोनों मिलकर बनाएंगे, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, वैसे तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार आर्टिकल 249 को वापस से पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। और आई मतलब क्लियर हो ही गया होगा इतना डिटेल से, मतलब पिछले 5-7 मिनट से मैं आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 249। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट मींस राज्यसभा इज 30 इयर्स, सिंपली 30 इयर्स, राइट। अभी हमने इसको डिस्कस किया, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution, which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on the subject of state list। इतनी देर से इससे पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, वो हम यही डिस्कस कर रहे थे। इट इज आर्टिकल 249। क्या पूछ रहा है कि किस आर्टिकल ने, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को यह पावर दी है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना सके। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on the subject of state list? It is Article 249, right? लेकिन उसके पहले प्री कंडीशन क्या है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ तभी बना सकती है जब ऐसा रिजोल्यूशन राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस मेजोरिटी से ऐसा रिजोल्यूशन पास हो जाए तो ही पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकती है, राइट। तो ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई हैं? अंडर आर्टिकल 249। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राज्यसभा हैज नो पावर, एक मिनट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे है और हमें क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। यस, बिल्कुल सही बात है। मनी बिल के रिगार्डिंग, मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट, राज्यसभा हैज नेग्लिजिबल पावर, राइट। तो मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। सो दिस इज ट्रू, ना तो वो रिजेक्ट कर सकता है ना तो उसे अमेंड कर सकता है। अमेंडमेंट प्रपोज कर सकता है बट इट्स अप टू लोकसभा whether to accept those amendments or not. Okay. सेकेंड ऑप्शन क्या है, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। बिल्कुल सही बात है। डिमांड फॉर ग्रांट, बजट में, बजट एक्चुअली क्या होता है, एक डिमांड फॉर ग्रांट मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसकी क्या डिमांड है उस पर पार्लियामेंट वोट करती है, जिसे बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। इसी तरीके से हर मिनिस्ट्री, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आई थिंक 101 डिमांड होते हैं जिन पे अलग अलग वोटिंग की जाती है, राइट, जिसे डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। और राज्यसभा में इस पे वोटिंग नहीं होती है, राज्यसभा में डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग नहीं होती है, केवल लोकसभा में होता है, राइट। देन राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, ये गलत है, डिस्कस तो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, राइट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बजट, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं यूज किया गया है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, राज्यसभा उसे चेंज नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती है, बट डिस्कस तो कर सकती है। डिस्कशन के लिए राज्यसभा में जो है बजट वो रखा जाता है। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर correct. So here right answer is option B, 1 and 2 only. Okay. Now next question is, which of the following bill cannot be introduced in the Rajya Sabha? एक ही बिल है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल किया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पास दोनों हाउस से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल बिल्कुल एक ही, मैंने बताया ना एक ही बिल है। ये तो मैं इसलिए पढ़ रहा था ताकि आपको ये याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। ये मतलब सुनते सुनते आपको याद हो जाए, कोई एक बस मनी बिल ऐसा बिल है जिसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Now, next question is, what will follow if money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? अभी मैंने इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया ही था थोड़ी देर पहले। इसमें ये पूछ रहा है कि अगर मनी बिल को राज्यसभा ने अमेंड कर दिया तो इनमें से क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है उसके बाद। कुछ भी नहीं होगा, इट्स अप टू लोकसभा whether to accept those amendment or not. And if Lok Sabha does not accept those amendment, then bill will be considered passed as in the form in which it is passed by Lok Sabha, right? तो जैसा लोक सभा ने पास किया था वैसा ही वो पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, बट वो मानना न मानना लोकसभा के ऊपर है, राइट। सो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। इनमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है तो पहला ही सही है, राइट। अभी जो मैंने डिस्कस किया वही बात लिखी हुई है, पहले ही ऑप्शन में लिखी हुई है कि अगर राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल, एक्सेप्ट करे और नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। इन केस ऑफ मनी बिल ओनली, it is not applicable in case of constitutional amendment bill, ordinary bill और फाइनेंस बिल। वहां तो फिर दोनों हाउस से पास होना चाहिए, ये केवल एप्लीकेबल है मनी बिल पे, राइट। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, सवाल ही नहीं, राइट।
अभी मैंने बोला कि इससे लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनी बिल में राज्यसभा के पास केवल और केवल इतनी पावर है कि वो 14 दिन तक 14 डेज तक अपने पास रोक के रख सकती है, राइट। मनी बिल जब लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा में भेजा जाता है तो उसे मैक्सिमम कितने दिन तक वो रोक सकती है? 14 डेज, राइट। 14 दिन तक उसे जो भी करना है, अगर अमेंडमेंट सजेस्ट करना है तो वो आप विद इन 14 डेज आप सजेस्ट करिए, मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है, राइट। तो बस मैक्सिमम पावर यही है कि 14 डेज तक ऐसे बिल को वो रोक के रख सकती है। आफ्टर 14 डेज इट विल इट इज अप टू दी लोकसभा व्हाट ही वांट टू डू विद दैट बिल। तो उसके बाद लोकसभा चाहे तो राज्यसभा ने कोई सजेशन दिया है तो उसे माने ना माने वो सीधे प्रेसिडेंट के पास भेज देगा उसके सिग्नेचर के लिए, राइट। बस 14 डेज तक डिले कर सकती है राज्यसभा, बस इतना ही कर सकती है, राइट। ऑप्शन सी क्या है? लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकॉन्सिडरेशन। नो। प्रेसिडेंट में कॉल अ ज्वाइंट सेटिंग मनी बिल में होती नहीं है। सो हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 what it says, which of the following are exclusive power of Lok Sabha in comparison to Rajya Sabha? Okay, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें नीचे जो कोड है उसमें से करेक्ट चूज करना है। बेसिकली इन 4 स्टेटमेंट में से क्या सही है, ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, राइट। ये किसके बारे में है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा इन कंपैरिजन टू द राज्यसभा, राइट। ये हैंग क्यों? ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, मतलब ऐसा क्या है जो सिर्फ लोकसभा कर सकती है? 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला क्या है? अ मनी स्लैश फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, यस ट्रू। यहाँ मनी स्लैश फाइनेंस बिल लिखा है। इनफैक्ट फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल की 2 कैटेगरी है, फाइनेंस बिल कैटेगरी ए एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी बी। फाइनेंस बिल कैटेगरी ए के ऊपर ये एप्लीकेबल है कि वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंस बिल कैटेगरी बी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी किया जा सकता है, राइट। सो यहाँ मनी स्लैश फाइनेंस है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में भाई स्लैश कब लगाते हैं? जब दोनों चीजें एक हो। तो यहाँ फाइनेंस बिल को भी मनी बिल कंसिडर किया जा रहा है, राइट। और वैसे भी एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल बट एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, राइट। सो ठीक है, पहला वाला सही है, ठीक है। मनी स्लैश फाइनेंस बिल बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया है यहाँ पे। ओके, अगर हम इसकी बहुत गहराई में जाए तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट ठीक है, यहाँ देखो कभी कभी इस चक्कर में भी जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, राइट। मतलब एग्जामिनर ने उतना सोच के क्वेश्चन बनाया ही नहीं होता है, उतनी डेप्थ में सोच के बनाया ही नहीं होता जितनी डेप्थ में वो इंटरप्रेट करने लगते हैं क्वेश्चन को, राइट। तो इससे भी थोड़ा बचना चाहिए, राइट। ऐसा ना है कि वह एग्जामिनर तो सिंपल सी बात पूछना चाह रहा है लेकिन आपने उस वो इतनी आप गहराई में चले गए कि आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया और फिर आंसर भी गलत निकल आया, राइट। तो ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये एक्सपीरियंस के साथ होता है, राइट। कुछ क्वेश्चन में इस तरह की दिक्कतें होने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट।
आपको वहां पे सिर्फ ये देखना होता है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के ये क्वेश्चन सेट किया होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है मनी स्लैश फाइनेंस, तो इट मींस वो दोनों के एक ही मान के चलता है। ओके, तो सही है ये। रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अम, लोकसभा के पास पूरी पावर है। ओके, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया द अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा ओनली, राइट। लोकसभा आंसरेबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो आंसरेबल तो राज्यसभा के प्रति भी है बट अकाउंटेबल ओनली टू द लोकसभा, क्योंकि मतलब उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि लोकसभा में ही उनकी मेजोरिटी जब तक है तभी तक गवर्नमेंट में बने रह सकते हैं, राइट, तभी तक वो अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं। सो तो पहला तीनों तो सही है। फोर्थ देखते हैं, कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, दिस इज रॉन्ग। ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, राइट। अगर आप कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसा रिजोल्यूशन राज्यसभा से ही पास होना चाहिए, ऐसा रिजोल्यूशन राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 312। ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, राज्यसभा के पास दो ही ऐसी पावर है, एक्सक्लूसिव पावर, जो लोकसभा के पास नहीं है। जहां पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू लोकसभा, वन इज आर्टिकल 249 कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना हो तो ऐसे मामले में राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। एंड सेकंड वन इज दिस, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, नई ऑल इंडिया सर्विस, तो यहां पर भी राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, ऐसा रिजोल्यूशन राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 312। इन दो पावर्स को छोड़ दिया जाए, देन इन all other powers invariably लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, राइट। तो हर जगह आपको लोकसभा ज्यादा पावरफुल दिखेगी, बस ये आपको दो आर्टिकल याद रखना है, 249 एंड 312, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, हियर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? अभी मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, राइट। तो वही चीजें वही होगा, उसी को इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, नो। टू पास अ रेजोल्यूशन empowering the parliament to make laws in the state list, yes. And to create one or more all India service, बी इज द राइट ऑप्शन। अभी इतनी डिटेल में लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया, राइट, कि केवल ये दो पावर ऐसे हैं जहां पे राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है, टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस एंड टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। ये दो पावर ही ऐसी हैं जहां पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, राइट। अभी इसको मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया अंडर आर्टिकल 249 एंड 312। सो बी इज द राइट आंसर। तो बाकी के स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू, ये मिसप्रिंट है, एंड टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज हर रिटायरमेंट, नो। यहां पे राज्यसभा कोई ऐसा ज्यादा पावरफुल नहीं है। अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इनफैक्ट ये बिल तो स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, और इसके लिए तो रेटिफिकेशन, मतलब रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, इनफैक्ट नॉट मोर देन, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में कोई चेंज करना है तो ऐसा बिल लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, और उसके बाद आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, उनका कॉन्सेंट भी चाहिए, राइट। सो यहाँ राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन HYB कमीशन, व्हाट इज दिस, प्रिंटिंग एरर है, a commission and to determine the number of election commissioners, no. So
मुझे तो पता ही है बी इज द राइट ऑप्शन, बाकी वही वही है ही इसमें, राज्यसभा बस इसी कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा पावरफुल है, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओके, 249 एंड 312, बाकी तो मैंने आपके लिए पढ़ दिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ओके, इनमें से लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नो इमरजेंसी एक बार डिक्लेयर हो गई उसके बाद उसे लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, ठीक है, बोथ द हाउस। सो ये तो नहीं है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस यस ऑफ कोर्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लोकसभा में ही पास होता है, राइट, उसका राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट विल हैव टू गो, सरकार गिर जाएगी, राइट। तो ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। सेकंड इज राइट, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, दोनों से पास होना चाहिए, और ये तो टफेस्ट मेजॉरिटी है, राइट, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। सो यहाँ पे लोक, मतलब इन दोनों मामलों में लोकसभा ज्यादा पावरफुल नहीं है। लोकसभा कहाँ ज्यादा पावरफुल है? यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जैसा कि मैंने बताया ना अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट तभी तक सर्वाइव, मतलब अपनी पोजीशन में बनी रह सकती है जब तक लोकसभा में वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है, राइट। सो ये, सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू ओनली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, which of the following article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on any matter in the state list? कितनी बार अभी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इट्स आर्टिकल 249। इनफैक्ट इतनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में मैंने इतनी बार आपको समझा दिया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे रिपीटिशन है। वैसे ऐसा है नहीं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पहली बार आया है, बट इसे तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स ऑप्शन डी, आर्टिकल 249, राइट। मतलब इसी में पार्लियामेंट को पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे लॉ बना सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the constitution of India? सिंपल सी बात है, फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया है, किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ओके, so fourth state is all about allocation of seats in the Rajya Sabha of different states. Okay, so यहाँ पे क्या है, it lists the distribution of power between union and the state. Wrong, मैंने right answer तो आपको बता ही दिया। It contains the language listed in the constitution. Wrong, it contains the provision for the administration of tribal area. No, D is the right answer, it allocates seats in the council of state. Okay, किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी ये फोर्थ शेड्यूल बताता है। सो डी इज द राइट आंसर। हालांकि ये सारे ही शेड्यूल से जुड़े हुए ऑप्शन हैं। जैसे अब बात है तो मैं आपको बता ही देता हूं, द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये कहां पे दिया हुआ है? इन 7th शेड्यूल, राइट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट कहां पे दी हुई है? इन 7th शेड्यूल। लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया हुआ है 8th schedule, right, and provision for the administration of tribal area, ये 5th and 6th schedule इसमें दिया हुआ है, राइट। तो 12 ही शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, देयर आर टोटल 12 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसे याद कर जाइए, ठीक है। मतलब इजी क्वेश्चन क्यों गलत करना एग्जाम में, तो कभी कोई क्वेश्चन शेड्यूल से आता है तो बस 12 शेड्यूल है, तो बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि बस ये सिंपल सी चीज थी इसे नहीं पढ़ा था। ओके, सो वो तो आप 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
राज्यसभा has equal power with the Lok Sabha in equal power with Lok Sabha in मैटर क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस नो। इसमें राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। कितनी बार हम अभी इसी सेशन में हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, एक ही बताना है तो फिर यही मिल गया। इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ हैज इक्वल पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, राइट। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, नो, यहाँ लोकसभा ही ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा का ही मामला ये है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। मेकिंग कट मोशन, ये केवल लोकसभा में पास हो, मतलब कट मोशन लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इज रिलेटेड विथ बजट, टोकन कट, इकोनॉमी कट एंड पॉलिसी कट, ओके, तो ये केवल लोकसभा में होता है। सो हियर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर दोनों की पावर इक्वल है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, match list first with list second and select the correct answer using the code given below the list, okay। एक तरफ स्टेट दिया हुआ है, ओके, एंड रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ओके, ये सारे स्टेट दिए हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, और आपको बताना है कि किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, राइट। तो देखते हैं, राजस्थान 10 सीट्स, यस, ये तो सही है। गुजरात, कर्नाटका, पंजाब की 7 सीट्स हैं, तो 2 तो हमें मिल गया। देखते हैं 2 से बन पा रहा है, एक A1, तो ये दोनों तो गलत है, बी एंड डी, A1 एंड D4, सी इज द राइट आंसर। 2 से ही बन गया, मतलब 2 मुझे याद था तो 2 से ही ये निकल आया। वैसे मैं आपको बता देता हूं, गुजरात में 11 सीट है और कर्नाटका में 12, राइट। तो ये सही कॉम्बिनेशन है, देख लेते हैं एक बार। A1 B3, यस, गुजरात 11, कर्नाटका 12। देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके तो इंडिया में 28 स्टेट हैं और 3 यूटीज आल्सो व्हिच हैव मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इस तरीके से तो फिर 31 हो जाएगा, 3 यूटीज। अब किसमें कितनी राज्यसभा की सीट है याद करना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसीलिए किया ताकि आपको पता रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो रफली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओके, उसके अगल बगल के जो स्टेट्स हैं, तो रफली आप थोड़ा सा देखते रहो कि किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट्स है, राइट। आप पूरा 31 ना भी याद कर पाओ तो एटलीस्ट टॉप 3 और कुछ जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और बॉटम 3, तो इस तरीके से किस यूटी में कितना, यूटी तो 3 ही है, ठीक है, तो वो तो याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीट है, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4। तो ऐसे 4, 5, 7 आपको याद रहेंगे तो उससे इस तरह के क्वेश्चन निकल आएंगे। जैसे केवल मुझे 2 यहाँ पे याद था और उससे ही आंसर बन गया, राइट। इवन एक भी आपको याद है तो प्रोबेबिलिटी 50-50 तो हो जाएगी भाई। एक से भी 2 तो मैंने पहला ही ऑप्शन की वजह से 2 क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर दिया, तो इसके बाद तो तुक्का भी आप मारेंगे तो 50% चांस है सही होने का, राइट। और बाकी आपको 31 याद नहीं करने हैं, जैसे मैंने बोला आप वैसे कर लीजिए तो ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, राइट। तो द आइडिया टू इंक्लूड दिस क्वेश्चन इज ओनली दिस, आपको बताना कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूटीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, यस, लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में भी है। सिंपल, वेरी सिंपल, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अभी मैंने डिस्कस किया कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इनमें राज्यसभा की भी एमपीज हैं और लोकसभा के तो हैं ही है, लोकसभा के तो हर यूटी में है। सो सी इज द राइट आंसर, बोथ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर 1 and 2 दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, विच
ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा सही है, देखते हैं। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। रॉन्ग। चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वीपी इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट, तो मेंबर नहीं होते हैं। डिप्टी चेयरमैन तो होते हैं, वो तो राज्यसभा का एमपी है, राइट। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन को बुलाया, नहीं तो सही होता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड देखते हैं। while the nominated members of both the house of the parliament have no voting right in the presidential election, yes, true, they have right to vote in want the election of the vice in want the election, ये कुछ मिसप्रिंट है। they have right to vote in the election of the vice president, yes, this is true। अब देखो यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर की बात कर रहा है, तो नॉमिनेटेड मेंबर अब लोकसभा में तो होते नहीं है। यहां पे दोनों हाउस लिखा है, while the nominated member of both the house, right, both the house पहले होते थे। पहले लोकसभा में भी तो अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता था कि वो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को सीधे नॉमिनेट कर दे लोकसभा में, राइट। बट 104th अमेंडमेंट एक्ट से, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये नॉमिनेशन जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है इसे बंद कर दिया गया, अब ये नहीं होता, राइट। सो लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर होते ही नहीं है। अभी जो लोकसभा है, ऑल द मेंबर्स आर इलेक्टेड, ओके। राज्यसभा में तो आपको पता ही है 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब वोटर नहीं होते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर होते हैं, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 2, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which one of the following house is presided over, which one of the following house is presided over by non member। अभी हमने डिस्कस किया सिंपली राज्यसभा। राज्यसभा को कौन प्रेसाइड करता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड हु इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट तो किसी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, राइट। सो ये इकलौता ऐसा हाउस है जिसको कौन प्रेसाइड करता है, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, विच इज वाइस प्रेसिडेंट, राइट। ये तो हमने डिस्कस किया था जब वीपी का टॉपिक मैंने कराया था, तो वहां पे भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। सो इट नीड नॉट एनी एक्सप्लेनेशन, इसे मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड। तो पहले तो ये जान लो ये क्या पूछ रहा है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट मींस राज्यसभा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होता है, इज कैसे वो चेयरमैन बनते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नो, इलेक्टेड बाय द, होता कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, वी ऑल नो, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, वीपी। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नो, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इनफैक्ट ये चेयरमैन के इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट तो सही है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलकर करते हैं, राइट। बट ये तो गलत ही है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल। लेकिन यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि चेयरमैन का अलग से इलेक्शन होता ही नहीं है। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड, इलेक्टेड। ये तो इन बातों का तो रेलिवेंस तब होता जब चेयरमैन का अलग से इलेक्शन होता राज्यसभा के। वी ऑल नो वीपी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो भी वीपी होगा वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन मान लिया जाएगा, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट था। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें से आई थिंक एक या दो पार्ट और बनेंगे, और मेरी कोशिश है कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लाए, ठीक है, इररिलेवेंट क्वेश्चन ना लाए। जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल वही डिस्कस करें। और क्वेश्चंस भी इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं कि आपका पूरा रिवीजन चैप्टर का, ये क्वेश्चंस करने के बहाने आपका पूरा रिवीजन हो जाए चैप्टर का, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको इससे फायदा हुआ होगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि मैं इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक पॉज लेता हूं, तभी सही आंसर बताता हूं, ताकि साथ के साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलें, राइट। तो अगर इसमें चूंकि क्वेश्चन कुछ मॉडरेट टू टफ थे, राइट, और लेंदी भी था, तो इसमें अगर आपके 25 आउट ऑफ 25, इफ 20 क्वेश्चन आर राइट, अगर कम से कम मिनिमम अगर 20 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं तो ठीक है। और अगर इतने सही नहीं है, वैसे तो सारे सही होने चाहिए, राइट, क्योंकि ऐसा कुछ तो था नहीं जो बुक में नहीं लिखा है, तो क्वेश्चंस तो सारे ही सही होने चाहिए। बट चलो ठीक है, एक दो अगर ह्यूमन एरर हो भी गया, बट अगर 20 से कम है, अगर 20 से कम क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो फिर आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, ओके। ओके then.